दोस्तों, क्या होगा अगर एक एलियन इस धरती पर आ जाए और हम इंसानों को अपना गुलाम बना के हम पर राज करे। कुछ ऐसा ही होता है जेक और नाइट्रिक के साथ, जो धरती की तरह दिखने वाले एक प्लेनेट जिसका नाम पिंडोरा था उस पर रहते थे। तो कहानी की शुरुआत जेक नाम के एक एलियन को दिखाते हुए होती है, जो अपनी फैमिली के साथ पिंडोरा नाम के एक प्लेनेट पर रहता था। असल में कुछ साल पहले जेक और नाइट्री ने इस प्लेनेट को इंसानों से बचाने के लिए उनसे जबरदस्त मुकाबला किया और उन्हें ये प्लेनेट छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जेक अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से वहाँ पे जिंदगी बिता रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जेक के 3 बच्चे हैं और इसके अलावा जेक ने 2 और बच्चों को गोद लिया है, जिसमें से एक बच्ची उसके एक पुराने साथी की थी, जो उसे जन्म देने के बाद ही मर गई थी और उसके बाद जेक ने इसका नाम कीरी रखा था। और ये दूसरा बच्चा एक इंसान का बच्चा था। यहाँ बताया जाता है कि जब इंसान पेंडोरा प्लेनेट से वापस आ रहे थे तो ये बच्चा पेंडोरा में ही रह गया था। ये एक कर्नल का बेटा था जो कि मारा जा चुका था और तब से जेक और उसका परिवार ही उस बच्चे का ख्याल रखता था और इन लोगों ने उसे स्पाइडर नाम दिया था। यहाँ पे लोग ये मानते हैं कि उन्हें ये जिंदगी एक देवी आबा से मिली है और इस देवी के लिए ये लोग अपनी जिंदगी भी न्यौछावर कर सकते थे। यहाँ पे स्पाइडर इन लोगों के साथ खेल कूद के बड़ा हुआ और स्पाइडर के लिए भी यही उसका परिवार था। पर कहीं ना कहीं नाइट्री उसे नहीं अपना पाती है, क्योंकि उसके लिए अब भी ये इंसान का ही बच्चा है। जेक अपने बच्चों को तीर चलाना, मछली पकड़ना जैसी चीजें सिखा रहा है। एक दिन नाइट्री और जेक देखते हैं कि एक आसमान में तारा चमक रहा है और वो उनके प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है। पर जब वो तारा उनकी तरफ आगे बढ़ता है तो उन्हें पता लगता है कि ये एक स्पेसशिप है और इंसान फिर से उनसे प्लेनेट के ऊपर हमला करने वापिस आ रहे हैं। इंसानों की स्पेसशिप जब पेंडोरा पर लैंड करती है तो स्पेसशिप की तेज आग से जंगल में आग लग जाती है। यहाँ पे सब कुछ बर्बाद होने लगता है। इस शिप से बहुत सारे रोबोट बाहर आने लगते हैं जिनको इंसान कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थी जो कि वहां के जानवरों और पेड़ पौधों को रौंद रही थी। लेकिन जेक और नाइट्री के पास इस बर्बादी को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वो दोनों रो रहे होते हैं। इसके बाद एक लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक एवतार जागता है जो नेवी के लोगों की तरह नीले शरीर का होता है और ये बेकाबू होकर अपने आसपास लोगों को मारने लगता है। बाकी के अवतार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो काबू में नहीं आता। इसके बाद सारे अवतार उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसे कस के पकड़ लेते हैं। यहाँ पता लगता है कि वो कर्नल का अवतार जिसे लड़ाई में नाइट्री ने मार डाला था। कर्नल को वापस जिंदा करने के लिए आधुनिक तकनीक की मदद से नेवी का रूप दिया गया था और इसी तरह कई इंसानों को नेवी बनाया गया था कि वो पेंडोरा में रह सकें। के बाद कर्नल के दिमाग में एक इलेक्ट्रिक चिप डाल दी जाती है, इसमें उसकी सारी पुरानी यादें होती हैं। कर्नल अब जेक से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जेक और उसके साथियों ने इंसानों की ट्रेन पर हमला कर दिया है जिसमें एक हथियारों को ले जाया जा रहा था। ये लोग सभी हथियारों को लूट लेते हैं। जेक का बड़ा बेटा नेटियम भी वहाँ होता है जो कि इस हवाई हमले में घायल हो जाता है, लेकिन वो बच जाता है और जेक उसे वापिस अपने घर ले आता है। लेकिन वो देखता है कि इंसानों ने पेंडोरा वासियों के सारे घर उजाड़ दिए थे, इसलिए अब सभी नेवी पहाड़ों में छुप कर रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जेक को ढूंढते हुए एक बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ उसकी एक सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें जेक को जल्दी पकड़ना होगा क्योंकि वो इनके लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। अब कर्नल ही उसकी आखिरी उम्मीद है। वो कहती है कि ये लोग पहाड़ों में कहीं छुपे होंगे जहाँ पे उन्हें पकड़ना मुश्किल है। उसके बाद कर्नल जंगल में पहुंच जाता है जहाँ पे जेक के बच्चे खेल रहे होते हैं। जब जेक के बच्चे उन्हें देखते हैं तो वो तुरंत इसकी खबर जेक को देते हैं। जेक उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। जेक के बच्चे वहां से निकल ही रहे होते हैं, तभी कर्नल और उसके साथी उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। कर्नल उन सबको अपने साथ वहां से ले जाना चाहता है, लेकिन तभी जेक और नेट्री भी वहां पर आ जाते हैं। नेट्री एक पेड़ के पीछे छुपकर कर्नल के आदमी पर एक तीर चला देती है और किसी तरह वो लोग अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन स्पाइडर वहीं पे रह जाता है। यहाँ पे कर्नल को पता चल गया था कि स्पाइडर उसी का बेटा है, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। उसके बाद जेक नाइट्री से कहता है कि उन्हें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि कर्नल उनसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है और वो लोग स्पाइडर के जरिए इस जगह का पता लगा लेंगे और वो नहीं चाहता था कि उनकी वजह से किसी और की जान जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्नल जगह का पता करने के लिए स्पाइडर को बहुत टॉर्चर कर रहा है, लेकिन अब तक स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। कर्नल सोचता है कि स्पाइडर एक इंसान है, इसलिए उसे इंसानों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। वो स्पाइडर को कहता है कि वही उसका असली पिता है और उसने जानबूझ के ही उसे पेंडोरा में छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है और अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। स्पाइडर उसकी बातों में आ जाता है और जेक का भी पता बताने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जेक और उसका परिवार वो जगह छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं और जाने से पहले जेक किसी और को वहाँ का मुखिया बना देता है। उसके बाद वो लोग अपने उड़ने वाले क्रिएचर इकनान के ऊपर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाने के बाद काफी दूर जाकर उन्हें एक ऐसा आइलैंड मिलता है जहाँ के लोग थोड़े अजीब होते हैं। ये लोग जमीन और पानी दोनों जगह पर बड़ी आसानी से रह सकते हैं।
जब वहाँ के लोग जेक और उसके परिवार को देखते हैं तो वो लोग उनकी पतली पूंछ और पतले हाथों का मजाक बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनका मुखिया पानी से निकल के बाहर आता है। जेक उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, पर वहाँ का मुखिया कहता है कि आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते क्योंकि उनका रहन सहन उनसे अलग है। हम लोग पानी में रहते हैं और जेक का परिवार जंगल में रहता है, इसीलिए यहाँ उनका कोई काम नहीं। जेक उनसे कहता है कि वो लोग उनके रहन सहन को अपनाने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द उनके तौर तरीके भी सीख जाएंगे। जेक कहता है कि उसे अपने परिवार को सलामत रखने के लिए उनकी इजाजत चाहिए और यह सुनकर मुखिया मान जाता है और जेक और उसकी परिवार सब कुछ सिखाने की जिम्मेवारी वो अपने बच्चों को देता है। इसके बाद मुखिया के बच्चे जेक और उसके परिवार को पानी की सैर करवाते हैं, पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी करते हैं। जेक का बेटा सवारी करते करते पानी में गिर जाता है और उसे देखकर वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। सब कुछ शुरुआत में काफी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग सब कुछ सीख जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल को उसकी सीनियर ऑफिसर कहती है कि नेवी के उड़ने वाले क्रिएचर हमेशा ही उनके स्पेसशिप पर भारी पड़ने लगते हैं, इसलिए कर्नल भी अपने लिए उड़ने वाला एक क्रिएचर चुनता है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो जेक से बराबरी का मुकाबला कर सके। इधर जेक और उसके बच्चे धीरे धीरे नए माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दिन मुखिया का बेटा जेक की बेटी की पूंछ को पकड़ के उसका मजाक बनाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन तभी वहाँ पे कीरी के भाई आ जाते हैं और वो मुखिया के बेटे के साथ लड़ने लगते हैं। और जब जेक को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने ही बच्चों को डांटने लगता है और वो कहता है कि वहाँ पे रुकने के लिए उन्हें सबसे दोस्ती बना के रखनी होगी और इसीलिए वो रॉक को मुखिया के बेटों से माफी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद जेक का बेटा रॉक मुखिया के बेटे से माफी मांगता है और मुखिया का बेटा भी उसे माफ कर देता है, लेकिन ये अब तक उसकी चाल होती है। मुखिया का बेटा उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं। वो रॉक से कहता है कि ये लोग अक्सर यहाँ पे शिकार करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बीच वो रॉक को वहाँ पे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रॉक को पता लगता है कि वो उस जगह पे अकेला है और जब वो पानी की सतह पर आता है तो एक बड़ी मछली उस पर हमला कर देती है। रॉक उस मछली से अब पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगता है और मछली लगातार उसको खाने के लिए उसके पीछे पड़ी होती है, इसलिए वो एक पत्थर के बीच में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक को पानी के अंदर घुटन सी लगने लगती है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ी मछली उसकी तरफ आने की कोशिश करती। ये मछली जैसे ही उसे खाने लगती है तभी एक बड़ी सी बेल मछली उस मछली पर हमला कर देती और तब तक रॉक की सांसें खत्म होने लगती हैं और वो नीचे डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद जब रॉक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक बेल मछली के ऊपर बैठा हुआ है। रॉक उस बेल मछली को उसकी जान बचाने का शुक्रिया कहता है। तभी वो देखता है कि बेल खुद भी जख्मी हो रखी है और उसके फिन में एक लोहे की बड़ी हुक लग रखी है। रॉक उस हुक को बाहर निकालता है और इसी दौरान बेल और रॉक के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो बेल रॉक को उस आइलैंड पे लेके जाती है जहाँ पे जेक और उसके बाकी लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे मुखिया को अपने बेटों की करतूत के बारे में पता चलता है। वो सबके सामने अपने बेटे को सजा देने की बात करता है, लेकिन रॉक मुखिया से कहता है कि उसके बेटे की गलती नहीं है, बल्कि गहरे पानी में जाने का आइडिया उसका खुद का था। और यह सुनकर मुखिया का बेटा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि उसने रॉक के साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मुखिया के बेटे और रॉक में सच में दोस्ती हो जाती है। अगले दिन रॉक उस बेल मछली के बारे में सबको बताता है। मुखिया की बेटी कहती है कि उस मछली को टुकून कहते हैं, लेकिन जिस मछली ने उसकी जान बचाई है वो पाइकन है, लेकिन उसे उसकी बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसने कई लोगों की जान ली है। रॉक को इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि बेल किसी को मार सकती है, क्योंकि उसी बेल ने तो ही उसे बचाया था। रॉक एक बार फिर से उस बेल से मिलने जाता है और उसके साथ गहरे पानी में खेलने लगता है। दूसरी तरफ कर्नल एक बड़ी मशीन में जेक को ढूंढने लगता है। जिस मशीन में वो था उस मशीन से वो बड़ी बड़ी टुकून का शिकार करते थे। कुछ ही देर में कर्नल उसी आइलैंड पे पहुंच जाता है जहाँ पे जेक और उसका परिवार। कर्नल वहाँ के लोगों से जेक के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि उसने कभी भी जेक को वहाँ पे नहीं देखा। इसलिए कर्नल वहाँ के लोगों को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन स्पाइडर उनसे कहता है कि ये लोग सच कह रहे हैं और इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। कर्नल अपने बेटे की बात मान लेता है, लेकिन जाने से पहले ये लोग उस गांव को आग लगा देते हैं। जेक और उसका परिवार इसी आइलैंड के दूसरे हिस्से में छुपा हुआ था। मुखिया उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि कर्नल और उसके साथी वहाँ पे जेक को ढूंढते हुए आए थे। दूसरी तरफ कर्नल ये प्लान बनाता है कि ये लोग वहाँ के टुकून का शिकार करेंगे। दूसरी तरफ रॉक को पता चल जाता है कि पाइथन ने किसी की जान नहीं ली थी, बल्कि नेवी लोगों को मारने वाले कोई शिकारी, इसका इल्जाम पाइथन पे आ गया था और इसी वजह से उसे बिरादरी से बाहर करके उसे अकेला छोड़ दिया गया था। दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी एक बड़े से टुकून हमला कर देते हैं जो कि अपने एक बच्चे के साथ तैर रहा था। वो टुकून काफी चीख रहा होता है, लेकिन आखिर में इंसान उसे मार डालते हैं। इसके बाद ये लोग उसे अपने साथ लेके आते हैं और एक मशीन के जरिए वो उसके अंदर जाते हैं। वो मशीन के साथ उसके मुंह के ऊपरी हिस्से पर एक छेद करते हैं जहां से एक पीले रंग का लिक्विड बाहर आता है। इन्हें पता लगता है कि उस पीले लिक्विड को पीने से इंसानों की उम्र नहीं बढ़ती और इसीलिए इस लिक्विड की कीमत बाजारों में काफी ऊंची है।
और इससे ये लोग काफी पैसा भी कमा सकेंगे। जब आइलैंड के लोग उस टकून की लाश को देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये लोग जेक को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। ये लोग कहते हैं कि उसकी वजह से इंसान इन जानवरों को मार रहे हैं। इसके बाद ये लोग कर्नल और उसके साथियों से लड़ने का फैसला करते हैं। जेक उन्हें मना करता है कि ये लोग उनके हथियारों के आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कर्नल का प्लान बड़े बड़े टकून और पाइथन का शिकार करने का है और इन चीजों का ज्यादा शिकार करके वो ज्यादा लिक्विड निकाल सकेंगे। टकून का शिकार सुनते हुए रॉक को पाइथन की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। रॉक के भाई बहन उससे रोकने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं और जब वो पाइथन के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि पाइथन को एक तीर लग गई है और जिसकी वजह से वो वहां से हिल नहीं पा रहा है। ये सब लोग उस तीर को निकालने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कर्नल और उसके साथी उस पाइथन की तरफ आने लगते हैं। जेक अपने साथियों के साथ वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। रॉक और उसके भाई बहन किसी तरह से उस तीर को निकालने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी मुखिया की बेटी कर्नल की मशीन से मरने वाली होती, लेकिन तभी जेक का बेटा उसे बचा लेता है। कर्नल उन्हें एक बड़े जाल से फंसा लेता है और उन्हें अपनी शिप पे ले जाता है। तब तक जेक और उनके साथी भी वहां पे आ जाते हैं और देखते हैं कि कर्नल ने उसके बच्चों को बंदी बना रखा है। कर्नल जेक से कहता है कि अगर वो अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहता है तो उसे अकेले ही वहां आना पड़ेगा। जेक उसकी बात मान लेता है और अकेले ही वो कर्नल के पास जाने लगता है। इसी बीच पाइथन अचानक से शिप पे आ जाती है और उसके आदमी को मारने लगती है। इससे जेक और उसके साथी भी कर्नल पर हमला कर देते हैं। नाइट्री भी अपने उड़ने वाली क्रिएचर के साथ उन पर हमला कर देती है। जेक किसी तरह अपने बच्चों को उनसे बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं कर्नल जेक की बेटी कीरी और उसकी छोटी बहन को पकड़ लेता है। इस बीच जेक के बड़े बेटे को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। यही नेट्री अपने बड़े बेटे की मौत को देख के वहीं टूट जाती है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। इससे जेक और नेट्री को और भी गुस्सा आता है और वो लोग कीरी और उसकी बहन को बचाने के लिए शिप पर आ जाते हैं। जेक वहां पे ब्लास्ट करता है और नेट्री इंसानों को मारने लगती है, लेकिन तभी कर्नल कीरी को पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी नेट्री भी कर्नल के बेटे स्पाइडर को पकड़ लेती है और वो उसे मारने की धमकी देती है और इसी वजह से कर्नल को भी कीरी को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जेक वहां से सबको जाने के लिए कहता है और खुद कर्नल से लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती। इस बीच शिप की हालत भी खराब हो जाती है और वो कभी भी पलट सकती है, इसीलिए सब लोग वहां पे फंस जाते हैं। दूसरी तरफ जेक कर्नल की गर्दन को पकड़ लेता है और इससे उसका दम घुटने लगता है और कर्नल वहीं डूब जाता है। इसके बाद जेक वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। नेट्री और उसकी बेटी शिप में फंसे होते हैं। तभी कीरी उनके पास आती है और उन्हें रास्ता दिखाती है। जेक भी रॉक के साथ बाहर आता है। उसी तरफ स्पाइडर को कर्नल मिलता है और वो उसे पानी से बाहर ले आता है। जब नेट्री ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था तब कर्नल ने ही उसकी जान बचाई थी, लेकिन जब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तब वो मना कर देता है और वापस जेक और उसके परिवार के पास चला जाता है। इसे देखकर जेक बहुत खुश होता है। उसके बाद जेक अपने बड़े बेटे को उनकी देवी आवा के हवाले कर देता है और उस पल को याद करने की कोशिश करता है जब उसने पहली बार अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।